Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say बत्रा से बाहर आते ही उसे सड़क पर ही रंजू और सुहाना दोनों एक साथ ही नजर आ गई थी। भुवन पर उन दोनों की नजर भी पड़ गई थी। किसी कोचिंग के धक्के खाकर आ रहा है, जरा संभल कर एडमिशन लेना। यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। सुहाना ने पूछने के साथ साथ सलाह भी दे डाली थी। सही समझी हो, बत्रा में कोचिंग में गया था, उड़ान नाम है उसका। वहां सलोनी मैम से अभी बात करके आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया यार, मैं तो फैन हो गया उनका। भुवन आज बातों के मामले में पहली बार उन लड़कियों के सामने फॉर्म में नजर आ रहा था। बेटा, रिसेप्शन वाली लड़की से बात करके आया होगा ना। लड़की की खूबसूरती को नहीं, वहाँ के टीचर को देखकर एडमिशन लेना। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खुद प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए और आज लोगों को आईएएस बनाने के ख्वाब बेच रहे हैं। रंजू की बात सुनते ही भुवन के चेहरे पर फिर से चमन चूतियाओं वाले एक्सप्रेशंस उत्पन्न हो चुके थे। यार सलोनी तो बोल रही थी कि उनकी फैकल्टी में मुखर्जी नगर के टॉप के टीचर्स मुझे पढ़ाएंगे। भुवन ने बोला। सब्जेक्ट कौन से ले रहा है? सुहाना ने पूछा। समाजशास्त्र और हिंदी, भुवन ने तुरंत बताया। तुमने एडमिशन ले लिया है या अभी लेना है? रंजू ने पूछा। अभी तो फॉर्म लेकर आया हूँ, भुवन ने बताया। चल फिर घर पर प्रीति से भी एक बार सलाह कर लेते हैं। सुहाना ने बोला। फिर किताबें एडमिशन लेने के बाद ही खरीदूं? भुवन असमंजस में पूछ बैठा। किताबें तो खरीदनी ही है, चाहे जब मर्जी खरीद ले। जब सब्जेक्ट तू चुन ही चुका है तो किताब तो ले सकता है। रंजू ने बोला। फिर मेरे साथ चलकर मेरी हेल्प करो ना, मुझे यहाँ की किताबों के बारे में कुछ नहीं पता है। भुवन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। जा यार रंजू, तू इसके साथ चली जा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और प्रीति बेचारी बीमारी में भी अकेली है। सुहाना ने रंजू की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे किताबें दिलवा कर लाती हूँ। ये बोलकर रंजू भुवन के साथ आगे बढ़ गई और सुहाना सड़क पार करने लगी। किताबों के ढेर के साथ बड़ी मुश्किल से रंजू और भुवन अपने घर की चौथी मंजिल पर चढ़ पाए थे। प्रीति और सुहाना अपने हाथों में चाय का कप थामे हुए बाहरी कुर्सियों पर बैठी हुई थी। अरे फोन कर देते, मैं सुहाना को भेज देती नीचे। प्रीति ने उन दोनों की हालत देखते ही बोला। ये लड़का बोला कि सुहाना को क्या परेशान करना, वो बेचारी पहले से ही थकी हुई है। रंजू ने बाहर ही पड़े हुए एक फोल्डिंग बेड पर बैठते हुए कहा। अब छठी से लेकर 12वीं तक की किताबें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। किताबों के उस ढेर में 30-35 किताबें तो छठी से 12वीं कक्षा तक की ही थी। पढ़ना पड़ता है मुन्ना, अभी तक तुमने जो कुछ पढ़ा होता है समझ ले उसी का फिर से रिवीजन करना होता है। बाकी सिलेबस तो अलग है ही। अब तेरे सब्जेक्ट भी समाज शास्त्र और हिंदी है तो पढ़ना भी तुझे दिल लगा कर होगा। सुहाना ने मुस्कुराकर बोला। सुहाना जा, पहले इन दोनों के लिए भी चाय लेकर आ जा, ये दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। प्रीति ने सुहाना को बोला। मैं कोचिंग में बात करके आया हूँ, तुम कल चलोगी मेरे साथ एडमिशन करवाने के लिए? भुवन ने प्रीति को बोला। मेरी तबीयत ठीक हुई तो चलूंगी, प्रीति ने भुवन को जवाब दिया। तभी सुहाना 2 कप चाय और लेकर आ गई। कमरे के अंदर बने हुए खानों में भुवन ने अपनी किताबें जमा ली थी। इस वक्त उन किताबों को निहारते हुए भुवन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज के बाद भी उसे इतनी किताबों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका बापू उसे दिल्ली भी भेज सकता है। दिल्ली आकर 2-3 दिन में ही उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था। सबसे पहला बदलाव तो यही था कि शहर की लड़कियों से बातचीत करने की उसकी झिझक खत्म हो गई थी। प्रीति, सुहाना और रंजू उसके साथ कभी भी किसी अजनबी के जैसा व्यवहार नहीं करती थी। सबसे सुखद पल तो आज उसकी जिंदगी का वो पल था जिसमें उसकी मुलाकात आज वैशाली से हुई थी। ट्रेन में एकदम से सहमी सकुची सी लड़की आज कैसे चहकते हुए उससे बात कर रही थी। ट्रेन में शायद वो अपने पापा की वजह से उससे खुल नहीं पाई थी। अगर वो भी उसकी तरह से ही अकेली होती तो वो ट्रेन में ही उससे खुलकर बात करती। उसके बाद वो कोचिंग वाली सलोनी मैम, कितनी समझदार थी वो, कैसे हर बात का इतना अच्छे से जवाब दे रही थी। इतने ही अच्छे उस फैकल्टी के टीचर्स भी होंगे। जब कोचिंग के प्रवेश द्वार का आगाज ही इतना सुंदर और शानदार है तो अंजाम भी खूबसूरत ही होगा। गांव के खपरेल वाले घर में पला बड़ा भुवन, जो शहर आते ही भुवन से भुवी बन चुका था, अब कुछ नए तरीके के सपनों में खो चुका था। तभी भुवन के फोन की घंटी बज उठी। भुवन की नजरें किताबों से हटकर अपने फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो उसे उस पर वैशाली का नाम चमकता हुआ नजर आया।
हेलो। भुवन ने फोन उठाने में एक पल भी नहीं गवाया। कहाँ पर हो? उधर से वैशाली ने पूछा। रूम पर हूं, भुवन ने बस इतना ही बोला। तुम्हारा कहीं कोचिंग का हुआ क्या? वैशाली ने पूछा। हाँ, बत्रा में एक कोचिंग सेंटर है, उसमें गया था, वहां बात करके आया हूं। कल एडमिशन ले लूंगा, भुवन ने बताया। कोचिंग सेंटर के बारे में अच्छे से पता करके एडमिशन लेना। वैशाली ने उसे सलाह दी। वैशाली, मेरे साथ वाले कमरे में ही 3 लड़कियां रहती हैं, उन्हीं में से एक लड़की प्रीति शायद कल मेरे साथ जाएगी। उससे बात करने के बाद ही मैं एडमिशन लूंगा। तुम अपना बताओ, तुम्हारे पापा तो साथ आए थे ना, वो तो एडमिशन करवा कर ही गए होंगे। भुवन ने वैशाली के बारे में भी पूछा। अरे नहीं, पापा को तो अपने ऑफिस के काम से कहीं आगे जाना था, तो वो अगले दिन सुबह ही चले गए थे। कोचिंग की परेशानी मेरे सामने भी है। हर कोई बस यही कह रहा है कि संभल कर और अच्छी तरह से जांच परख कर एडमिशन लेना। मुखर्जी नगर आने वाले हर छात्र को कोचिंग के इन झंझटों से गुजरना ही पड़ता था। फिर एक काम करो ना, कल तुम भी बत्रा पर आ जाओ, हम साथ में ही कोचिंग सेंटर चल पड़ते हैं। प्रीति साथ में होगी तो तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, भुवन ने वैशाली को बोला। ये सही रहेगा। कल जब तुम बत्रा के लिए निकलो तो मुझे फोन कर देना, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। वैशाली ने भी भुवन की बात से सहमति जताई थी। अभी रूम पर ही हो, भुवन के पास अब बात करने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था। हाँ यार, हमारी एक रूममेट का आज बर्थडे है, तो हम सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। वैशाली ने भुवन को बताया। ठीक है, फिर तुम बर्थडे मनाओ, मैं जरा किताबों को सेट करके लगा दूं, भुवन ने बोला। ठीक है, फिर कल बत्रा पर मिलते हैं। ये बोलकर वैशाली ने फोन काट दिया। भुवन ने कुछ पल फोन की स्क्रीन को मुस्कुराते हुए देखा और फिर फोन को अपने बेड पर उछाल दिया और फिर से किताबों को ही निहारने लगा। प्रीति अगले दिन भी भुवन के साथ नहीं जा पाई थी, लेकिन भुवन अब ज्यादा समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वैशाली के साथ ही सलोनी के पास जाने का इरादा बना लिया। भुवन ने वैशाली को अपने ही इंतजार में खड़ा हुआ पाया। वैशाली ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बिल्कुल अंग्रेजों की तरह से हल्का सा हक दिया। भुवन के लिए यह भी एक नया एहसास था। वैशाली कल से उसे झटके पे झटके दिए जा रही थी। कब कौन कह देगा कि ईलौंडिया बेदिया की है। इसके रंग ढंग तो पूरे शहरी हो चुके थे, लेकिन उसके रंग ढंग भुवन के मन को बहुत भा रहे थे। सलोनी आज कल से भी ज्यादा कयामत ढा रही थी। भुवन के साथ एक लड़की को भी देखकर सलोनी ने असमंजस से उसकी तरफ देखा था। आप दोनों एक ही ट्रेन से साथ दिल्ली आए हो क्या? पता नहीं ये सलोनी कोई ज्योतिषी थी या लोगों का चेहरा पढ़ने में माहिर थी। आपको कैसे पता? उन दोनों के मुंह से ही परबस निकला। बस तुम दोनों को देखकर ऐसा लगा कि तुम लोगों की पुरानी जान पहचान है और उसी जान पहचान की वजह से दोनों एक साथ ही आईएएस की तैयारी करने आए हो। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दियो मैडम। हम दोनों एक ही ट्रेन से आए हैं, ये सही है, लेकिन हमारी पहले से कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। सलोनी के अंदाजे का जवाब वैशाली ने दिया था। फिर तो आप दोनों को कोचिंग भी एक ही जगह से लेनी चाहिए। परदेश में कोई अपने देश का मिल जाए तो काफी चीजें आसान हो जाती है। सलोनी अपने मार्केटिंग के हथकंडों पर आ गई थी। सलोनी, हम दोनों इसीलिए साथ में आए हैं, भुवन ने सलोनी को बोला। ये तो अच्छी बात है। तो वैशाली, आपने दूसरा विषय क्या सोचा है? सलोनी अब वैशाली से मुखातिब हो चुकी थी। राजनीति विज्ञान। लेकिन पहले मैं आपकी फैकल्टी के टीचर के नाम जानना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना फैसला लूंगी। वैशाली ने सलोनी को बोला। हमारे यहाँ पर सभी अपने विषय के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। आप नाम की जगह पहले उनका काम देखिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप हमारी डेमो क्लासेस लीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तब आप यहाँ पर अपना एडमिशन करवा लेना। सलोनी ने कोई और बात पूछने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी। भुवन ने सलोनी की इस बात से सहमति जताई। वैशाली ने भी सलोनी के सुझाव के साथ अपना इत्तेफाक जाहिर कर दिया। फिर आप कल से आ जाइए। आप 3 दिन हमारी डेमो क्लासेस लीजिए, उसके बाद हम बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। अब हम लोग एक एक कप चाय पीते। ये बोलकर सलोनी ने फिर से कल वाले लड़के को आवाज लगाई और उसे 3 कप चाय लाने का ऑर्डर दिया। कोई आधे घंटे के बाद ही चाय इत्यादि पीकर ही वे तीनों बत्रा से बाहर आ पाए थे। वैशाली ने हिंदी न चुनकर राजनीति विज्ञान चुना था। पता नहीं लड़की होकर भी उसकी राजनीति में इतनी रुचि क्यों थी। मैंने न केवल हिंदी चुनी थी बल्कि उसकी किताबें भी खरीद चुका था।
इसलिए अब क्लास से पहले सब्जेक्ट बदलवाने के भुवन के रास्ते भी बंद हो चुके थे। भुवन के दिल में बस एक ही मलाल था कि क्लास के बहाने से वैशाली के नजदीक रहने का जो परम सुख उसे मिलने वाला था वो अब उससे वंचित रहने वाला था। खैर, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत के जहन में आते ही भुवन की बाँछें खिल गई थी। यही कहावतें और मुहावरे तो अब उसके काम आने वाले थे। आखिरकार उसने वैकल्पिक विषय में हिंदी का चुनाव जो किया था। कभी वैशाली के ख्यालों में और कभी होने वाली कोचिंग क्लास के सपनों में खोए हुए ही भुवन नींद के आगोश में चला गया था। अगली सुबह उठते ही उसे प्रीति के दर्शन हो गए। प्रीति अभी बाथरूम का रुख कर ही रही थी कि भुवन पर नजर पड़ते ही उसके कदम रुक गए। हो गया तेरा एडमिशन? सब्जेक्ट क्या लिया है? यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर इंसान की सबसे बड़ी चिंता इस अतिरिक्त विषय की ही होती है। प्रीति की भी यही जिज्ञासा थी जो वो भुवन से पूछ चुकी थी। हिंदी लिया है, भुवन ने तुरंत बताया। अरे हिंदी लेकर क्या उखाड़ लेगा तू? लोक प्रशासन या अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र लेता या राजनीति विज्ञान ही ले लेता। कम से कम इन देश के नेताओं को साधने के गुण तो आ जाते तुझे। प्रीति ने रुष्ट स्वर में बोला। मुझे लगा कि मैं हिंदी को आसानी से क्लियर कर लूंगा, भुवन ने फंसे हुए स्वर में कहा। साहित्य में कोई रुचि है तेरी? कभी पढ़ा है किसी बड़े लेखक को या फिर अपने धार्मिक ग्रंथ वगैरह का कोई अध्ययन किया है कभी? अब उन सब को पढ़ना पड़ेगा। प्रीति को इस विषय की अच्छी जानकारी थी। ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इस बहाने से अपने देश के साहित्यकारों के बारे में भी पढ़ लूंगा। अब तो मैं किताबें भी खरीद चुका हूँ, नहीं तो मैं राजनीति विज्ञान ले लेता। मेरी एक दोस्त ने भी राजनीति का विषय लिया है, भुवन ने बोला तो प्रीति के अधरों पर मुस्कान उभर आई। वाह बेटा, आते ही दिल्ली की हवा लग गई तुझे। लड़कियों को दोस्त भी बना लिया। प्रीति की बात सुनते ही भुवन शर्मा कर अपने कमरे में घुस गया। तीन दिन की डेमो क्लास के बाद भुवन ने तो अपना एडमिशन वहीं पर करवा लिया था, लेकिन वैशाली को उस कोचिंग में उसके विषय के शिक्षक कोई खास पसंद नहीं आए थे। मुखर्जी नगर में अधिकांश शिक्षक उसी कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हम अनेकों बार समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ठगी के शिकार किसी युवक ने खुद भी उसी स्टाइल में ठगी करनी शुरू कर दी जिस स्टाइल से उसे पकड़ा गया था। कहने का आशय यह है कि यहाँ पर ज्यादातर वही लोग आज शिक्षक की भूमिका में हैं जो खुद यूपीएससी की परीक्षा में बैठकर कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन उनके पढ़ाए हुए छात्रों का 100% यूपीएससी की परीक्षा में झंडे गाड़ने का रिकॉर्ड है, जिनका दावा वो अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स में पूरा खम ठोक कर करते हैं, क्योंकि उनसे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि इन कोचिंग्स में जब आलीशान स्वागत कक्ष में कोई किसी दूर दराज का बच्चा जब कदम रखता है तो वो दरवाजे पर कुछ पल के लिए यही सोचने के लिए रुक जाता है कि वो जूते उतार कर अंदर जाए या नहीं, क्योंकि उसे उस महंगे रेड कारपेट का खराब होने का अंदेशा होता है जो उन जैसे बकरों के मुंडन के लिए ही बिछाए गए होते हैं। कोचिंग में दाखिले के बाद भुवन का लक्ष्य अब प्रीलिम्स को हर हाल में पास करने का था, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। वैशाली किसी दूसरे कोचिंग संस्थान में अपना दाखिला करवा चुकी थी और वो भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से बिजी हो गई थी। अब वैशाली के फोन आने भी लगभग बंद हो चुके थे। भुवन को भी अब यदा कदा ही वैशाली का ध्यान आता था। ऐसे ही एक दिन बत्रा से आते हुए भुवन की नजर एक नजारे पर अटकी तो वहीं अटकी रह गई। सामने वाली सड़क पर वैशाली एक युवक के हाथों में हाथ डाले हुए लापरवाही और मस्ती भरे अंदाज में चले जा रही थी। वैशाली को देखते ही भुवन के सोए हुए अरमान भले फिर से जाग गए, लेकिन उसके अरमानों पर योगी जी का बुलडोजर चल चुका था, क्योंकि वो एक अविश्वसनीय दृश्य अपनी नंगी आंखों से देख रहा था। वैशाली और वो युवक एक जूस की दुकान पर जाकर खड़े हो चुके थे। भुवन सूनी निगाहों से ही उन्हें दूर से ही देखे जा रहा था। काफी देर तक देखने के बाद भी जब वो ये फैसला नहीं कर सका कि उसे इस समय वैशाली के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उसके कदम खुद ही अपने डेरे की तरफ उठ गए। कमरे पर पहुंचने के बाद उसने अपने पड़ोस के कमरे पर नजर डाली। वहां ताला लगा हुआ था। पूरी छत पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। भुवन बाहर ही पड़ी हुई एक कुर्सी पर धम्म से पसर गया और अपने मोबाइल में यूट्यूब को खोलकर एक गाना खोजने लगा। कुछ ही देर में उस छत पर मुकेश साहब की दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो ये आज पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मुखर्जी नगर आने वाला
यूपीएससी के अधिकांश विद्यार्थियों की जिंदगी में ऐसे पल बहुतायत में आते हैं जब वे एक तरफा इश्क में गिरफ्त होकर इस प्रकार के दुख में डूब जाते हैं। कहते हैं दिल के टूटने की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इससे तूफान और ज़लज़ले अवश्य आ जाते हैं। ऐसा ही एक तूफान अपने भुवन भैया के दिल में इस वक्त उठा हुआ था, जो सलसला बनकर कभी मुकेश तो कभी रफी साहब की आवाज में बाहर निकल रहा था। छत को अब रफी साहब की आवाज ने अपने दर्द में डुबा रखा था। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। ओए भूवी, इतना सैड सैड और सेंटी क्यों हो रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई क्या? तभी उसके कानों में प्रीति की आवाज गूंजी। भूवी ने आंखें खोलकर देखा तो प्रीति उसे सिगरेट के धुएं को छल्ला बनाकर उसी की ओर छोड़ती हुई नजर आई। भूवी ने अपने दोनों हाथों से धुएं के उन बादलों को हटाया और अपनी सूनी आंखों से प्रीति की ओर देखने लगा। क्या हुआ मुन्ना, इतना उदास क्यों है? अपनी उदासी की गंगा जमुना तुमने पूरी छत पर बहा रखी है। प्रीति ने इस बार थोड़ी सी गंभीरता से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो यूं ही सैड सॉन्ग सुन रहा था। भुवन को और कुछ नहीं सूझा था, इसके अलावा उसके पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। अब 2 दिन की मुलाकातों को कोई मोहब्बत समझकर इस तरह से गम में थोड़ी डूबता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ अच्छे गाने सुन। ऐसे दर्द भरे गाने सुनेगा तो और बुरा लगेगा, और तू इस छत से ही छलांग लगा देगा और पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी कि हमने ही तुझे छत से फेंका होगा। प्रीति ने और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं से नहीं कूदने वाला। भुवन ने हड़बड़ा कर बोला। वो तेरे गांव वाली लड़की तेरे ही कोचिंग में पढ़ती है ना? प्रीति ने अचानक से पूछा। नहीं, उसे वहां की फैकल्टी पसंद नहीं आई थी, इस वजह से उसने किसी और कोचिंग में एडमिशन ले लिया। भुवन ये बताते हुए एक बार फिर से उदास हो गया था। मिलना जुलना होता है उससे? प्रीति के सवाल पर भुवन ने इनकार में सर हिलाया। फोन पर बात होती है? प्रीति ने फिर से पूछा। नहीं, मैं पढ़ाई में ही इतना बिजी रहता हूँ कि कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता। भुवन ने सफाई दी। और आज उसे किसी और के साथ देख लिया तुमने, हंसते बोलते हुए। प्रीति टुकड़ों में उससे उसके दिल की बात निकलवा रही थी। प्रीति की इस बात के जवाब में भुवन इनकार में गर्दन नहीं हिला सका था। उसने सहमति में सर हिला दिया। और अब तुम उससे बिना बात किए और बिना उससे मिले देवदास बने बैठे हो। प्रीति आखिरकार भुवन की उदासी की गहराई में झांकने में कामयाब हो गई थी। इस वक्त वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब एक काम करो, ये बिना वजह के देवदास मत बनो। इस उम्र में हर लड़के को हर लड़की से मिलते ही प्यार हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ ख्यालों में होता है यार। अगर हकीकत में होता तो यूं सिर्फ कोचिंग अलग होते ही तुम उससे बात करना बंद नहीं कर देते। सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहने का बहाना मत बनाओ। खाना बनाना, खाना खाना, नहाने और हगने मूतने के लिए भी तो टाइम निकालते ही होंगे ना। फिर अगर इतना ही उसे अपने दिल में बसा रखा था, उससे बात करने का समय क्यों नहीं निकाला? प्रीति ने उसके हिंदी के अध्यापक रामजतन दास से भी लंबा लेक्चर बिना रुके ही पिला दिया था, लेकिन प्रीति की बातों में 100% सच्चाई थी। अब मैं क्या करूं? भुवन ने जमाने भर के चुतियापे के भाव लिए हुए प्रीति की ओर देखा। कमरे में जा और उससे बात कर। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को अपनी माशूक ही बनाना है, उसे दोस्त भी तो बना सकते हो। प्रीति ने कम शब्दों में उसे काफी कुछ समझा दिया था। ये बोलकर सुट्टा मारते हुए प्रीति अपने कमरे की ओर जाने लगी। प्रीति, एक बात बोलूं? भुवन ने उसके बढ़ते हुए कदमों पर ब्रेक लगा दी। बोल। प्रीति वापस से उसकी तरफ घूम गई। मुझे तुम सिगरेट पीती हुई अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम जब भी सिगरेट पीती हो तो बड़ी वो लगती हो। भुवन ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या लगती हूँ? सेक्सी। प्रीति ने खुद ही अपने शब्द भुवन के मुंह में डालने की कोशिश की। बेचारा भुवन प्रीति की इस बात से ना इनकार कर सका और ना इकरार। हॉट लगती हो, लेकिन भुवन ने शब्द अपने ही चुने हुए थे। सही कहा था मैंने, तुझ पर भी दिल्ली का पानी चढ़ने लगा है। प्रीति ये बोलकर मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। भुवन वहीं दुख के सागर से उबर चुका था और कमरे में जाकर अपने बेड पर गिर पड़ा। तभी उसे प्रीति की कही हुई बात याद आ गई और उसने वैशाली का नंबर मिला दिया।